देखो, एक जो इम्पोर्टेंट बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो क्या था, एक तो न्यूरॉन के टाइप देखे थे। न्यूरॉन कितने टाइप के थे? तीन टाइप के। न्यूरॉन कितने टाइप के थे? तीन टाइप के। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं? रेटिना ऑफ द आई में। और मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या था कि सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा। बाइपोलर न्यूरॉन मतलब एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, है ना। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब एक एक्सॉन और डेंड्राइट, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, ये थे हमारे न्यूरॉन के टाइप। उसके बाद हमने एक्सॉन के टाइप देखे थे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब श्वान सेल्स तो दोनों में प्रेजेंट हैं, पर माइलिनेटेड के अंदर श्वान सेल्स बनाते हैं माइलिन शीथ, और नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल्स माइलिन शीथ नहीं बनाते। ठीक है, माइलिनेटेड जो एक्सॉन था तुम्हारा, या माइलिनेटेड नर्व फाइबर था, उसमें एग्जांपल बताओ क्या था? माइलिनेटेड में वो था क्रेनियल और स्पाइनल। वेरी गुड, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, है ना। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। उसका एग्जांपल क्या था? एएनएस और एसएनएस, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब अगला टॉपिक है भाई हमारा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स मतलब एक सिग्नल आया, ठीक है, वो सिग्नल एक पॉइंट पे आया है, अब वहां से लेके वो सिग्नल आगे ट्रेवल कैसे करेगा वो हमें देखना है। ये कंडक्शन का मतलब होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक गर्म पानी का ग्लास था, उस गर्म पानी के ग्लास पे अगर हम हाथ लगाते तो हमारे हाथ भी गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि हीट का कंडक्शन हुआ है, ग्लास से हीट हमारे हाथ तक पहुंची है। तो ये कंडक्शन का मतलब होता है कि एक जगह से अगली जगह पे वो ट्रेवल कैसे करेगी। तो जैसे सिग्नल है वो इस जगह पे आया, तो यहाँ से वो आगे कैसे ट्रेवल करेगा, वो है कंडक्शन। ठीक है, तो कैसे नर्व इंपल्स का जनरेशन होता है और कैसे उसका कंडक्शन होता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब पहली बात क्या है कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल सेल्स हैं। न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स मतलब वो ऐसे सेल्स हैं जिनको अगर सिग्नल मिलेगा तो वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या है? एक्साइटेबल सेल्स, मतलब उन्हें एक्साइट किया जा सकता है। ठीक है, न्यूरॉन्स कैसे सेल है? एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल क्यों है न्यूरॉन? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट में है। अब पोलर नॉन पोलर का मतलब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो। देखो, पोलर का मतलब होता है जहां भी डिफरेंस होगा चार्ज का, है ना। जहां केमिस्ट्री में तो तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर है तो हम बोलेंगे पोलर, है ना। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो हम बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे मैंने बोला फ्लोरीन, हाँ, F2 बोला मैंने, F2 बोला तो ये पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि दोनों FF सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर, है ना। कोई चार्ज डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस तो इनके अंदर है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। यही अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर है एक पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि H पे चार्ज है प्लस और O पे चार्ज है माइनस, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, तो वाटर है इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ तुम्हें पोलर से सिर्फ क्या समझना है कि चार्ज का डिफरेंस होगा मेम्ब्रेन पे, एक जगह पॉजिटिव होगा और एक जगह नेगेटिव होगा। ठीक है, पोलर का मतलब क्या है? चार्ज का डिफरेंस। ठीक है, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव। न्यूरॉन कैसे सेल है? एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होंगी? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होंगी। ठीक है, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों है? डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन। अच्छा, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड क्यों है? इसका आंसर हमें पता है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज होगा और एक जगह नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसीलिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। पहली बात, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है। दूसरी बात, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। उसके बाद न्यूरॉन जो है अलग अलग टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे। अब न्यूरल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, और न्यूरॉन क्या है? एक सेल है ना, जैसे सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूरॉन एक सेल ही है, तो न्यूरॉन की भी क्या होगी? न्यूरल मेम्ब्रेन। उस न्यूरल मेम्ब्रेन पे अलग अलग आयन चैनल है। क्या है? अलग अलग आयन चैनल। अब चैनल का मतलब होता है रास्ता,
चैनल का मतलब क्या होगा? रास्ता। आयन चैनल मतलब आयन के लिए रास्ता, है ना। तो आयन चैनल में क्या होगा? ये एक ऐसा रास्ता है जहां से आयंस अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, जिसको हम न्यूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, उसके ऊपर प्रेजेंट है आयन चैनल्स, अलग अलग टाइप के आयन चैनल। These ion channels are selectively permeable to different ions. Selectively permeable का मतलब क्या है कि किसी को तो आने जाने देंगे और किसी को आने जाने नहीं देंगे। मतलब किसी के लिए तो परमिएबल होंगे और किसी के लिए इम्परमिएबल होंगे या नॉन परमिएबल होंगे, ठीक है। तो जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, उस पे जो आयन चैनल्स हैं वो कैसे हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। मतलब सबकी एंट्री एग्जिट नहीं होने देंगे, किसी पर्टिकुलर की होने देंगे, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल। When a neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना। अभी कोई इंपल्स नहीं आया है, बाहर से कोई सिग्नल नहीं आया है, बाहर से कोई सिग्नल नहीं आया है, तो हम कहेंगे न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट में। अब न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के तुमने 3 पार्ट देखे थे, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट, है ना। तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन है तो उसके पास एक्सोन तो होगा ही, तो न्यूरॉन का जो एक्सोन है, ये जो है, और ये जो येलो कलर का एक्सोन तुम्हें दिख रहा है, इसकी जो बाउंड्री है, इसको बोलेंगे एक्सोनल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पे है, तो उस टाइम पे जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है, वो पोटेशियम आयन के लिए तो ज्यादा परमिएबल होती है और सोडियम आयन के लिए लगभग इम्परमिएबल होगी। मतलब सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। अब याद कैसे रखोगे? सोडियम का सिंबल है Na। सोडियम का सिंबल क्या है? Na मतलब ना, Na मतलब ना, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट पे जब न्यूरॉन है, रेस्टिंग स्टेट पे होने का मतलब अभी बाहर से कोई सिग्नल नहीं आया, बाहर से कोई सिग्नल नहीं आया, तो जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है, यानी जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, वो ज्यादा परमिएबल है फॉर के पॉजिटिव आयन और लगभग इम्परमिएबल है फॉर Na पॉजिटिव आयन। याद कैसे रखोगे? Na मतलब ना, ठीक है। तो Na के लिए तो इम्परमिएबल है कि उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, पर के पॉजिटिव के लिए है ज्यादा परमिएबल। कौन सी स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट में, यानी अभी कोई सिग्नल बाहर से नहीं आया है। Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm. अब देखो, एक्सोन है तुम्हारा, ये एक्सोन येलो कलर का, इसकी बाउंड्री को बोलेंगे एक्सोनल मेम्ब्रेन, और इसका जो अंदर का मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे एक सेल होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से ये तुम्हारा एक्सोन है, न्यूरॉन का ही पार्ट है ना एक्सोन। तो न्यूरॉन के पास अगर कोई सिग्नल नहीं आया, तो न्यूरॉन कौन से स्टेट में है? रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट में ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होगी, एक्सोन की मेम्ब्रेन मतलब इसको बोलेंगे एक्सोलेमा। क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। एक्सोन की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। और जब ये न्यूरॉन के अंदर का, सॉरी एक्सोन के अंदर का पार्ट है, इसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। ये न्यूरॉन का ही पार्ट है एक्सोन, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। अंदर का जो पोर्शन है इसका, उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट पे मतलब जब कोई सिग्नल नहीं आ रहा, उस टाइम पे ये जो एक्सोलेमा है, जिसको बात करनी हो बाहर जा सकता है, ये जो एक्सोलेमा है ये ज्यादा परमिएबल है फॉर के पॉजिटिव, ज्यादा परमिएबल है फॉर के पॉजिटिव और लगभग इम्परमिएबल है फॉर Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव के साथ साथ ये इम्परमिएबल है फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेट पे ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोन की, ये दो चीजों के लिए तो इम्परमिएबल है और एक के लिए परमिएबल है। परमिएबल है के पॉजिटिव के लिए, ठीक है, और इम्परमिएबल है फॉर Na पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगे उनके लिए और Na पॉजिटिव के लिए ये मेम्ब्रेन है लगभग
इम्परमिएबल, और परमिएबल है फॉर के पॉजिटिव। ठीक है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। अंदर का जो सारा मटेरियल है उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्सोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्सोप्लाज्म में। ठीक है, consequently का मतलब होता है as a result, the exoplasm inside the axon contain high concentration of K positive and negatively charged proteins and low concentration of Na positive। अब देखो, जो एक्सोप्लाज्म है तुम्हारा, मतलब एक्सोन के अंदर का जो भी मटेरियल है, ये तुम्हारा एक्सोन हो गया। एक्सोन के अंदर के सारे मटेरियल को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। अब एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब रेस्टिंग स्टेट पे है तुम्हारा न्यूरॉन, मतलब बाहर से कोई भी इंपल्स या सिग्नल नहीं आ रहा। अब इस टाइम पे क्या होगा? ये मेम्ब्रेन अंदर आने देगी किसको? के पॉजिटिव को या Na पॉजिटिव को? के पॉजिटिव को। अंदर किसको आने देगी? के पॉजिटिव को। मतलब अंदर ज्यादा क्या हो गया? के पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। और बाहर क्या ज्यादा है? Na पॉजिटिव। बाहर क्या ज्यादा है? Na पॉजिटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव अभी अंदर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अंदर के पॉजिटिव आ पा रहा है, तो अंदर क्या ज्यादा है? अभी के पॉजिटिव और Na नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ठीक है, हाँ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए तो इम्परमिएबल है, बाहर नहीं जाने देगी ना इसको। इम्परमिएबल का मतलब है ना बाहर आने दे रही है ना अंदर जाने दे रही है, अंदर ही प्रेजेंट है, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर ज्यादा हो गए, है ना, और के पॉजिटिव अंदर आ रहा है तो के पॉजिटिव ज्यादा हो गया। ठीक है, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट पे मेम्ब्रेन लगभग इम्परमिएबल थी फॉर Na पॉजिटिव और परमिएबल थी फॉर के पॉजिटिव। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट पे अंदर क्या ज्यादा है? रेस्टिंग स्टेट पे एक्सोप्लाज्म में क्या ज्यादा दिख रहा है तुम्हें? के पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। तो यही बोला गया है, consequently exoplasm inside the axon contain high concentration of K positive and negatively charged protein। और Na positive की concentration एक्सोप्लाज्म में कैसी है? कम। Na positive की concentration कैसी है? कम है एक्सोप्लाज्म में। In contrast, the fluid outside the axon, जबकि जो एक्सॉन के बाहर का फ्लूइड है वहां पे क्या होगा? contain a low concentration of K positive, a high concentration of Na positive। तो इसकी वजह से बन गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बन गया? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। वो नहीं आ रहा यहाँ पे? देखो, अपनी एनसीईआरटी में ना इसको बना लो साइड में पैराग्राफ के, कि रेस्टिंग स्टेट पे क्या होगा। ये तुम्हारा एक्सोन है, एक्सोन में ये हो गया एक्सोप्लाज्म, इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलेमा। और रेस्टिंग स्टेट पे एक्सोलेमा में लिख लेना, एक्सोलेमा जो होगा वो रेस्टिंग स्टेट पे परमिएबल होगा, मोर परमिएबल फॉर के पॉजिटिव आयन और लगभग इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल फॉर इम्परमिएबल फॉर किस किस के लिए? Na पॉजिटिव के लिए और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, अब रेस्टिंग स्टेट पे क्या होगा? के पॉजिटिव तो अंदर आते गए, के पॉजिटिव अंदर आते गए, तो एक्सोप्लाज्म में रेस्टिंग स्टेट पे, साथ में बोल रही हूँ मैं रेस्टिंग स्टेट पे, मतलब अभी कोई इंपल्स नहीं आया, कोई सिग्नल अभी नहीं आया, तो इस स्टेट में एक्सोप्लाज्म में क्या क्या ज्यादा है? के पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, ये ज्यादा है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट थे, है ना, और के पॉजिटिव बाहर से आ गए। ठीक है,
अब ये तो बात होगी एक्सोन के अंदर की, लेकिन अगर हम बात करें जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी, बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें क्या ज्यादा होगा, यहाँ क्या ज्यादा होगा, Na पॉजिटिव ज्यादा होगा, और अंदर Na पॉजिटिव क्या था, कम था, अंदर Na पॉजिटिव कम था। देखो यहाँ तक हम देख चुके थे कि रेस्टिंग स्टेट पे जो एक्सोलेमा है वो Na पॉजिटिव के लिए तो लगभग इम्परमिएबल है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी लगभग इम्परमिएबल है, पर परमिएबल है फॉर K पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से बाहर से K पॉजिटिव एक्सोप्लाज्म में आ गए, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ, K पॉजिटिव ज्यादा हो गए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी यहीं प्रेजेंट थे, और Na पॉजिटिव कम है, ठीक है। जबकि बाहर क्या हुआ, K पॉजिटिव भी कम है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी कम है, और Na पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक बात बता रखी कि जब भी ऐसा होता है ना, कहीं कोई चीज ज्यादा है कहीं कोई चीज कम है, तो उसकी वजह से बनता है ग्रेडियंट। क्या बनता है, ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे K पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कम है, तो K पॉजिटिव का क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Na पॉजिटिव का भी क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोटीन का भी क्या बन गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज एक जगह ज्यादा और दूसरी जगह कम है, ठीक है। ये सारा बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, exoplasm inside the axon contain high concentration of K positive and negatively charged protein and low concentration of Na positive. इन कॉन्ट्रास्ट जो एक्सोन के बाहर का फ्लूइड है उसके अंदर K पॉजिटिव और प्रोटीन तो कम है लेकिन Na पॉजिटिव ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से बन गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। These आयनिक ग्रेडियंट बोलो या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलो, आयनिक ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव क्या है, आयन्स हैं, इसीलिए बोल रहे हैं आयनिक ग्रेडियंट। ये जो आयनिक ग्रेडियंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन किसको बोल रहे हैं हम, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है ना, एक्सोनल मेम्ब्रेन यानी जो एक्सोलेमा है उसी को बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भी इंपल्स नहीं आया है, ठीक है। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के आसपास जो आयनिक ग्रेडियंट बन गया आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच ट्रांसपोर्ट 3 Na पॉजिटिव आउटवर्ड्स for 2 K positive into the cell। अब देखो हमारे पास एक ग्रेडियंट बन गया और ये ग्रेडियंट बना है रेस्टिंग स्टेट में, इस ग्रेडियंट को हमें मेंटेन रखना है, इस ग्रेडियंट को हमें मेंटेन रखना है, और ये मेंटेन करने का काम है सोडियम पोटेशियम पंप का। ये मेंटेन रखने का काम किसका है, सोडियम पोटेशियम पंप का। सोडियम मतलब Na पॉजिटिव, पोटेशियम मतलब K पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट बन गया इसको हमें क्या रखना है, मेंटेन रखना है, और ये मेंटेन करने का काम किसका है, सोडियम पोटेशियम पंप का, या बोलो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप का, ठीक है। अब इस पंप में होता क्या है, ये पंप जो है ट्रांसपोर्ट करेगा 3 Na पॉजिटिव आउटवर्ड्स फॉर 2 K पॉजिटिव इनटू द सेल। अब जब बाहर 3 Na पॉजिटिव जाएंगे तो उसके बदले में अंदर कितने K पॉजिटिव आएंगे, 2, ठीक है। बाहर 3 Na पॉजिटिव भेजे जाएंगे और अंदर 2। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या ध्यान रखोगे कि 3 Na पॉजिटिव अगर बाहर जाएंगे तो अंदर कितने K पॉजिटिव आएंगे, 2। कितने K पॉजिटिव आएंगे अंदर, 2। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कितने K पॉजिटिव थे और कितने Na पॉजिटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव बाहर कितने भेजने हैं, 3, क्योंकि Na पॉजिटिव ज्यादा कहाँ पे रखने हैं हमें, Na पॉजिटिव ज्यादा थे बाहर, तो हमें तो रखने ही बाहर ज्यादा है, तो Na पॉजिटिव बाहर ज्यादा रखने हैं, है ना। तो 3 Na पॉजिटिव अगर बाहर जाएंगे तो उसके बदले में K पॉजिटिव अंदर कितने आएंगे, 2, ठीक है। ये काम है किसका, सोडियम पोटेशियम पंप का। अब आगे आगे स्टोरी क्लियर होगी, देखना धीरे धीरे। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a negative charge while its inner surface, ये क्या होगा, क्या बोला गया कि जब 3 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे तो अंदर कितने K पॉजिटिव आएंगे, 2 K पॉजिटिव अंदर आएंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसके पास कैसा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आउटर सरफेस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, जबकि जो इनर सरफेस है वो हो गई नेगेटिवली चार्ज। इनर सरफेस कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जो अंदर है एक्सोन के अंदर के पॉजिटिव भी था और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी था। देखो जो हमारा एक्सोन है, नॉर्मली देख के चलना एक बार, ये एक्सोन एक्सोप्लाज्म है। एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज भी और के पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी है ना। Na पॉजिटिव बाहर कितने गए? 3। कितने गए? 3। अंदर के पॉजिटिव कितने आए? 2। लेकिन साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो अंदर की साइड से तो मेम्ब्रेन कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज। बाहर पॉजिटिव ज्यादा है ना, तो बाहर मेम्ब्रेन होगी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना था, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए हमारे पास कौन सा पंप आया? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू 3 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे और अंदर कितने के पॉजिटिव आएंगे? 2। जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में अंदर कैसा चार्ज हो गया? नेट चार्ज बोल रही हूँ मैं। ठीक है, नेट चार्ज कैसा हो गया मेम्ब्रेन में? अंदर नेगेटिव, और बाहर कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने फंडा बताया तुम्हें, ये है रेस्टिंग स्टेट पे। कौन से स्टेट पे? रेस्टिंग स्टेट पे। तो रेस्टिंग स्टेट पे इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन को बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। इनर सरफेस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। क्यों? बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जो 3 Na पॉजिटिव बाहर भेजता है और अंदर लाता है 2 के पॉजिटिव। ठीक है, Therefore is polarized। इसीलिए जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है या जो हमारी एक्सोलेमा है उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड होने का मतलब यहाँ पे है चार्ज डिफरेंस। चार्ज डिफरेंस क्यों? क्योंकि बाहर है पॉजिटिव चार्ज और अंदर है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है पोलराइज्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब भी क्या होता है कि चार्ज में डिफरेंस आने की वजह से जो वहां पे डेवलप हुआ है वो क्या डेवलप हुआ है? पोटेंशियल। क्या डेवलप हुआ है? पोटेंशियल। अब जो हमारी ये मेम्ब्रेन है ना, एक्सोन की मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, और सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या रेस्टिंग मेम्ब्रेन है या एक्सोलेमा है, यहाँ पे है एक पोटेंशियल। क्या है यहाँ पे? एक पोटेंशियल। तुमने किसी चैप्टर में पढ़ा है कि पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है? पढ़ा है कभी? 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं 70 वोल्ट, है ना, 80 वोल्ट, ये किसकी यूनिट है? पोटेंशियल की। तो यहाँ इस मेम्ब्रेन पे बन गया है पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। क्या होता है? -70 मिली वोल्ट। और वो पोटेंशियल हमें मेम्ब्रेन पे मेंटेन रखना है। उस पोटेंशियल को मेंटेन कैसे रखेंगे? बाय सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे रखेंगे? बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस। किसी को पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है? फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला? V इज इक्वल टू IR होता है ना। I क्या होता है? करंट, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस, है ना। फिजिक्स में तो तुम यू पढ़ते हो, तो वही पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। वो हमें मेंटेन रखना है। मेंटेन कैसे रखेंगे? बाय सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा, इसको बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों? क्योंकि अभी बाहर से कोई भी सिग्नल नहीं आया है। ठीक है, एक बार इसको पॉज कर दो, कुछ लिखते हैं। देखो बेटा, हमें पता है कि एक्सोन है, एक्सोन में ये एक्सोप्लाज्म, इसकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलेमा, और बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर का जो फ्लूइड है। ठीक है, अब ये जो एक्सोलेमा है ना, यहाँ पे कुछ गेट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गेट। गेट का काम क्या होता है? जब हम चाहते हैं कोई चीज अंदर ना आए तो गेट बंद हो जाता है, और जब हम चाहते हैं कोई चीज अंदर बाहर आ जा सके तो गेट खुल जाता है। इन गेट का नाम है वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या है गेट का नाम? वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब कि ये गेट सिर्फ तब खुले
खुलेंगे जब वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। ये गेट कब खुलेंगे? जब वोल्टेज चेंज होगा। रेस्टिंग स्टेट पे हमारी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना है? -70 मिलीवोल्ट। जब पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से चेंज होगा तो ये गेट खुल जाएंगे, ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो कितना है हमारा? -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। और ये चैनल्स कब काम करेंगे? जब वोल्टेज चेंज होगा। पहले हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे क्या था? कोई भी स्टिमुलस बाहर से नहीं आया, मतलब बाहर से कोई सिग्नल नहीं आया। सिग्नल मैं किसको बोल रही हूँ? तुम्हें चोट लग गई, तुमने गर्म चीज पे हाथ रख दिया, ये सारे क्या है? सिग्नल। तो जब तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया तब तक तुम्हारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पे है। रेस्टिंग स्टेट पे बाहर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अंदर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। पोटेंशियल कितना है? -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए कौन सा पंप काम करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। लेकिन इस पंप में लगता है एटीपी। क्या लगता है? एटीपी। बिना एटीपी के यहाँ काम नहीं चलता। कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रख लो। पंप का नाम क्या है? Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप, ठीक है। पंप का पूरा नाम क्या है? Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase पंप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जब 3 Na पॉजिटिव बाहर जाएंगे तो कितने K पॉजिटिव अंदर आएंगे? 2। ये सारी बातें हमने की एट रेस्टिंग स्टेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है डीपोलराइजेशन का। सेकंड स्टेप कौन सा है? डीपोलराइजेशन का। अभी पढ़ेंगे, बस ओवरव्यू ले लो। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि बाहर, अच्छा डीपोलराइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड, मतलब एक जगह पॉजिटिव चार्ज और एक जगह नेगेटिव, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अब हम चार्ज उल्टा कर देंगे। डीपोलराइजेशन में चार्ज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि अब स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस मतलब बाहर से सिग्नल आ गया। अब स्टिमुलस आ गया तो अब खुलेंगे Na पॉजिटिव चैनल, Na पॉजिटिव गेटेड चैनल, ठीक है। सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे। कौन से चैनल खुलेंगे? सोडियम गेटेड चैनल। सोडियम गेटेड चैनल खुलेंगे तो अब Na पॉजिटिव अंदर आएगा। जब भी कोई चीज अंदर आती है तो उसको बोलते हैं उसका इनफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लक्स। अब Na पॉजिटिव अंदर आएगा। देखो K पॉजिटिव तो पहले ही ज्यादा था अंदर, अब Na पॉजिटिव भी ज्यादा हो गया। तो अब अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। अब अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अंदर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली बाहर कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो अब मेम्ब्रेन होगी डीपोलराइज, मतलब अब चार्ज उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि जैसे ही बाहर से सिग्नल आया, बाहर से सिग्नल आने की वजह से कौन सा गेट खुल गया? Na वाला गेट खुल गया। पहले तो Na पॉजिटिव के लिए मेम्ब्रेन थी इम्परमीएबल, अब गेट खुल गया तो Na पॉजिटिव अंदर आ गए बहुत सारे, यानी Na पॉजिटिव का इनफ्लक्स हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ? अंदर अब चार्ज पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ये जो Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड क्यों? क्योंकि ये चैनल सिर्फ तब खुलेंगे जब वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है। जब वोल्टेज -70 मिलीवोल्ट से चेंज होगा तभी ये गेट खुलेंगे। और वोल्टेज चेंज कब होगा? जब बाहर से कोई स्टिमुलस आएगा, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव वाले जो गेट हैं ये खुलते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए खुलते हैं, ठीक है। खुल तो बहुत जल्दी जाएंगे, जैसे ही स्टिमुलस आएगा तुरंत गेट खुल जाएंगे, तुरंत गेट खुलेंगे तो Na पॉजिटिव अंदर आ जाएगा। लेकिन ये काम बहुत कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब डीपोलराइजेशन के बाद होगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। पहले बाहर चार्ज कैसा था? बाहर चार्ज कैसा था? बाहर पॉजिटिव ही था पहले। बाहर पोलराइजेशन में शुरू वाली स्टेट में, डीपोलराइजेशन तो उसी को बोलेंगे ना। हाँ, रेस्टिंग में चार्ज पहले बाहर कैसा था? पॉजिटिव, अंदर कैसा था? नेगेटिव। तो वैसा ही हो जाएगा, इसीलिए उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में कौन से गेट खुलेंगे? पोटेशियम वाले। कौन से गेट खुलेंगे? पोटेशियम वाले। तो पोटेशियम वाले जो गेट हैं वो खुलते तो स्लोली हैं, मतलब धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन खुलेंगे ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। अब पोटेशियम वाले गेट अगर खुल गए तो अंदर क्या होगा? ज्यादा पोटेशियम वाले गेट खुल गए, सॉरी, तो अब होगा पोटेशियम का इफ्लक्स। अब क्या होगा? पोटेशियम का इफ्लक्स। अगर बाहर ज्यादा पोटेशियम चला गया तो उसकी वजह से बाहर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। और यही तो था शुरू में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि जब रेस्टिंग स्टेट है
तो रेस्टिंग स्टेट में हमें -70 मिलीवोल्ट बना के रखना है। वो हम कैसे बना के रखते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप से। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम 3 Na पॉजिटिव तो बाहर भेज देते हैं और 2 पॉजिटिव हम अंदर ले आते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के बाहर चार्ज हो गया था पॉजिटिव और अंदर चार्ज हो गया था नेगेटिव। ये तो रेस्टिंग स्टेट पे था, पर जैसे ये स्टिमुलस आया तो पोटेंशियल चेंज हुआ। पोटेंशियल चेंज हुआ तो अब खुल गए सोडियम वाले चैनल। सोडियम वाले चैनल खुल गए तो अब सोडियम फटाफट अंदर आ गया। सोडियम फटाफट अंदर आ गया तो अब अंदर चार्ज हो गया पॉजिटिव और बाहर चार्ज हो गया नेगेटिव। ठीक है, जिसको हमने बोला डीपोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद होगा रीपोलराइजेशन। मतलब कि ये वाले चैनल जो है ये खुल तो जल्दी गए थे पर तुरंत बंद भी हो जाएंगे, फिर खुलेंगे कौन से? पोटेशियम वाले चैनल। तो पोटेशियम को होगा ई फ्लक्स, मतलब अब पोटेशियम बहुत सारा बाहर चला जाएगा। अब बाहर अगर चला गया तो वापस से बाहर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर हो जाएगा नेगेटिव। इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन बोलेंगे। इतना है समझ? अब बिल्कुल करंट की डायरेक्शन क्या है वो सब अभी पढ़ेंगे पैराग्राफ। देखो, you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon, कि जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होता है और वो आगे कंडक्ट कैसे होता है। जैसे ये तुम्हारा एक्सोन है, इस एक्सोन पे मान लो इम्पल्स तुम्हारा यहाँ पे आया, तो यहाँ पे तो इम्पल्स जनरेट हुआ है, अब आगे कैसे जाएगा, उसका कंडक्शन कैसे होगा वो देखना है हमें। When a stimulus is applied at a site, जिसको हमने मान लिया पॉइंट A, on the polarized membrane, the membrane at site A, बिल्कुल ध्यान से समझना, the membrane at site A becomes freely permeable to Na positive। क्यों? क्योंकि कौन सा गेट खुल गया? Na positive वाला, है ना? क्या हुआ? ये तुम्हारी एक्सोन की मेम्ब्रेन दिखा रखी है। एक्सोन की मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट पे बाहर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। अंदर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। अब यहाँ ए साइड पे, ए पॉइंट पे आया स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब बाहर से सिग्नल आया। बाहर से जैसे ही सिग्नल आया कौन से गेट खुलेंगे? Na पॉजिटिव वाले। कौन से गेट खुलेंगे? Na पॉजिटिव वाले। तो पहले यहाँ पे बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। अब Na पॉजिटिव अंदर आ गया, मतलब Na पॉजिटिव का इनफ्लक्स हो गया क्योंकि उसका गेट खुल गया। तो अब क्या होगा? ए साइड पे बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? डी पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? डी पोलराइजेशन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो थी ए साइड पे वो फ्रीली परमिएबल हो गया Na पॉजिटिव के लिए। Na पॉजिटिव का इनफ्लक्स हो गया। क्या हो गया? रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव अंदर आ गया तो इसकी वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो गई। पोलैरिटी रिवर्स मतलब पोलैरिटी उल्टी होगी। पहले बाहर था पॉजिटिव, अंदर था नेगेटिव। अब सिर्फ ए पॉइंट पे क्या हुआ? बाहर हो गया नेगेटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव, यानी पोलैरिटी उल्टी होगी, रिवर्स होगी। दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम negatively charged और inner side become positively charged. The polarity of the membrane at site is thus reversed और इसीलिए इसको बोलेंगे depolarization। क्या बोलेंगे? depolarization। ठीक है, the electrical potential difference across the plasma membrane at site A is called action potential, which is in fact termed as a nerve impulse। देखो, शुरू में पोटेंशियल कितना था? -70 मिलीवोल्ट। कितना था? -70 मिलीवोल्ट। अब सिग्नल तुम्हारा कौन सी जगह पे आया है? ए पे। सिग्नल कहाँ पे आया है? ए पे। अब ए पे जो सिग्नल आया है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है। क्या आया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव का सीन होता है ना, वहां पे क्या होता है? करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? करंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए साइड पे आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल या इसी का एक और नाम है नर्व इंपल्स। क्या है इसका एक और नाम? नर्व इंपल्स। अगर बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाऊं तो जिस भी साइट पे सिग्नल आया है उस साइट को हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया है। यहाँ पे क्या आया है? एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आया है? ए पे। एक्शन पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है। क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चार्ज का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ए साइड पे बोलो कि एक्शन पोटेंशियल आया है या नर्व इंपल्स आया है। ठीक है, ए साइड पे क्या है? एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स। At sites immediately ahead the axon, example site B, axon membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface। देखो, A पे तो अब क्या हो गया? A पे बाहर कैसा चार्ज है? अब
नेगेटिव, पर अंदर कैसा चार्ज है? Positive. लेकिन अगर ए के तुरंत बाद बात करो, ए के तुरंत बाद है बी पॉइंट, बी पॉइंट पे तो क्या है, बाहर है चार्ज पॉजिटिव और अंदर है चार्ज नेगेटिव, क्योंकि ए पे ही चेंज हुआ है ना, सिर्फ सिग्नल तो कहाँ पे आया है, ए पे, लेकिन बी पे तो मेम्ब्रेन जैसी रेस्टिंग में थी वैसी ही अब भी है, तो बी पे चार्ज बाहर है पॉजिटिव और अंदर है नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस from side A to B, on the outer surface current flows from side B to A। देखो अंदर वाली सरफेस पे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा A to B। करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा याद रखना, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। करंट कैसे फ्लो करता है अपनी बुक में लिख लेना मोटे मोटे अक्षरों में, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ ए साइड पे बाहर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो अंदर कैसे करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ए टू बी, जबकि बाहर करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम बी टू ए, बाहर कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम बी टू ए। देखो ये ऐसा सर्किट देखा था तुमने 10th में, ऐसा कोई सर्किट देखा हो, हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे ये जो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकलते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एक सर्किट नहीं बन गया। यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ये तुम्हारा एक्सॉन था, ए साइड पे पहले बाहर चार्ज कैसा था, पहले रेस्टिंग पे बाहर था पॉजिटिव, अंदर था नेगेटिव। ये ए साइड है हमारी और ये बी साइड है, बी साइड पे भी पहले बाहर था पॉजिटिव और अंदर था नेगेटिव। अब आया तुम्हारे पास सिग्नल आने की वजह से ए पे बाहर चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, ए पे बाहर चार्ज हो गया नेगेटिव और अंदर चार्ज हो गया पॉजिटिव, लेकिन बी पे तो अब भी वही चार्ज है, तो अब क्या होगा, अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बाहर कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या तुम्हें करंट ऐसे फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या बन गया, एक सर्किट, क्या बन गया, एक सर्किट बन गया, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और यूं ट्रांसफर होते जा रहे हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात ना करके सिग्नल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिग्नल की। तो देखो पहले सिग्नल किसके पास आया था, ए के पास, पहले किसके पास आया था, ए के पास आया था। अब सिग्नल किसके पास जा रहा है, बी के पास। सिग्नल अगर बी के पास जा रहा है तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब अब बी पे क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव, बी पे अब क्या हो जाएगा, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। ए पे क्या हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, अंदर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, हाँ। पहले ए पे क्या था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, पर जैसे ही सिग्नल आया तो ए पे क्या हो गया, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, जिसकी वजह से करंट फ्लो करने लग गया। अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी, बाहर करंट फ्लो कैसे कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए, जिसकी वजह से जो सिग्नल पहले ए के पास आया था वो सिग्नल अब चला गया बी के पास। या हम कहेंगे जो एक्शन पोटेंशियल पहले ए के पास आया था वो एक्शन पोटेंशियल अब चला गया बी के पास। बी के पास अब क्या हो गया, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, और ए जैसा पहले था वैसे ही हो गया। अब बी के आगे अगर सी बना दोगे तो सी पे क्या होगा, सी पे शुरू में क्या था, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो अब करंट कैसे फ्लो होगा, अंदर तो फ्रॉम बी टू सी और बाहर फ्रॉम सी टू बी। तो अब वापस से क्या होगा, सी पे हो जाएगा बाहर नेगेटिव, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी अब एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आ गया, सी पे, है ना। अब बी पे क्या हो गया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ठीक है। मतलब पीछे वाला तो नॉर्मल होता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है रिपोलराइजेशन, आगे होता जा रहा है डीपोलराइजेशन, आगे क्या होता जा रहा है, डीपोलराइजेशन। तो सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आया था, ए पे, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे। जिसके पास भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसके पास बाहर नेगेटिव चार्ज होगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। आ रहा है समझ, हाँ। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है।
तो सबसे पहले जो तुम्हारी मेम्ब्रेन थी वो रेस्टिंग स्टेट में थी। मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में थी तो बाहर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। अंदर चार्ज कैसा था? नेगेटिव। अब ए पे एक्शन पोटेंशियल आया तो ए पे बाहर चार्ज हो गया नेगेटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव। फिर ए से अगर बी पे हम चाहते हैं एक्शन पोटेंशियल चला जाए तो ए पे तो वापस वही चार्ज हो जाएगा और बी पे बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। तो यूं ही सिग्नल तुम्हारा ट्रेवल करता रहेगा, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता रहेगा फ्रॉम ए टू बी टू सी टू यू, पूरे एक्सोन में तुम्हारा सिग्नल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेम्ब्रेन थी रेस्टिंग स्टेट पे, है ना, यानी पोलराइज्ड थी मेम्ब्रेन। पोलराइजेशन के बाद हुआ उसका डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। फिर मेम्ब्रेन का हुआ रीपोलराइजेशन, मतलब जैसी वो पहले थी ए पॉइंट पे वैसी दोबारा हो जाएगी, वो होगा तुम्हारा रीपोलराइजेशन। तो देखो अंदर कैसे फ्लो हो रहा था फ्रॉम ए टू बी, ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, ये तो आ गया ना समझ, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। हेंस द पोलैरिटी एट साइड इज रिवर्स्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल अब कहां पे चला गया? बी पे। thus the impulse यानी एक्शन पोटेंशियल का एक और नाम क्या होता है? नर्व इंपल्स। ठीक है, is generated at site B, तो एक्शन पोटेंशियल हमारा कहां पे चला गया? A से B पे चला गया। The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted। कितना कर रहे हैं? 2 मिनट का बस। तो पूरी एक्सोन की लेंथ में क्या चलेगा? A to B, B to C, यूं ही एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद the rise in the stimulus induced permeability to Na positive is extremely short lived। Na gated चैनल कब खुल रहे थे? जब एक्शन पोटेंशियल आया, सिग्नल आया, है ना, लेकिन Na पॉजिटिव वाले जो गेट हैं वो खुलते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन खुलते हैं बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी टू K पॉजिटिव, तो तुरंत K पॉजिटिव के गेट खुल जाते। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव के गेट बहुत कम टाइम के लिए खुले थे। और Na पॉजिटिव का क्या होता है? इनफ्लक्स या इफ्लक्स? इनफ्लक्स। ठीक है, और K पॉजिटिव का होगा इनफ्लक्स। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड K पॉजिटिव डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन and stores the resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber become once more responsive to further stimulation। अब A जो साइट है तुम्हारी, A साइट पे वापस से सिग्नल कब आएगा? जब A बाहर से हो पॉजिटिव और अंदर से हो नेगेटिव, तभी आएगा ना ये साइड पे वापस से पोटेंशियल। इसीलिए A साइड पे होता है रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो पहले हुआ Na पॉजिटिव का इनफ्लक्स, फिर हुआ K पॉजिटिव का इफ्लक्स। K पॉजिटिव का इफ्लक्स क्यों हुआ? ताकि वापस मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव हो जाए और अंदर से नेगेटिव। अब ये वापस से कोई और सिग्नल ले सकती है ना, है ना, अगर बाहर से नेगेटिव और अंदर से पॉजिटिव होगी तो सिग्नल नहीं ले सकती, तो इसको रीपोलराइज क्यों किया? ताकि ये वापस से कोई और सिग्नल भी ले सके और रिस्पॉन्सिव ये बन सके। ठीक है, अब व्हीकल इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के आना, एक एक बात पूछूंगी इसमें से, ठीक है, वरना पक्का कंफ्यूज हो जाओगे इस टॉपिक।